होता भी यही है कि जितने भी हरे पौधे होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हाँ, वो ग्रीन प्लांट्स के पास एक पावर दिया नेचर ने कि वो सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हुए वो फूड बनाते हैं। और फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दो चीज को यूज करके सनलाइट एनर्जी से फूड बनाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस इतना आसान प्रोसेस नहीं है जितना अभी तक हम पढ़ते आए हैं जूनियर क्लास में। इसके लिए बहुत सारा स्टेप्स है। तो मैं समझा रहा था आपको कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों का इस्तेमाल करके फूड बनाते हैं। प्लांट जो फूड बनाते हैं ये फूड ही बाकी सब लिविंग बींग्स इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लांट ये फूड नहीं बनाते तो किसी भी लिविंग को फूड नहीं मिल पाता, क्योंकि लिविंग्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स ही हैं जो इस अर्थ पे मौजूद सभी लिविंग्स के लिए फूड तैयार कर रहे हैं। हमारा एक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो फूड से हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन सवाल ये आता है कि फूड में एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि फूड अपने आप में तो कोई एनर्जी है नहीं। तो ये सनलाइट की एनर्जी को ही फूड में स्टोर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ केमिकल। हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर किया जाता है और ऐसा काम केवल प्लांट्स कर सकते हैं और ये नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट हमारे लिए है। जब ये फूड बनाते हैं उस वक्त हमारे लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकालते हैं जिसके बिना हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, और वो होता है ऑक्सीजन गैस। तो आप सोच सकते हैं प्लांट्स ना केवल हमको फूड देते हैं बल्कि सांस लेने के लिए हमको ऑक्सीजन गैस भी देते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रोसेस है क्या इतना आसान है सिंपल कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जोड़ो और इधर फूड लिख दो, हो गया काम? ऐसा नहीं होता है। इस सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करना इतना आसान काम तो नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी केमिकल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसमें देखने को मिलती है और ये काम जहां भी होता है प्लांट की सेल में, वो सेल ऑर्गेनेल भी कुछ यूनिक होता है। उसके पास कुछ खासियत होती है कि वो सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल कर पाए। तो हम बात करेंगे आखिर हमको कैसे पता चलता गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि प्लांट सेल के पास एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके बिना वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड में जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने प्लास्टिड आपको समझाया था कि प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं और ये वेसिकल्स भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। इनको हम ग्रेना बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ये एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन की बनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं जिनको हम ग्रेना बोलते हैं। याद आ रहा है आपको? ये ग्रेना कहलाएगी। और हर एक यूनिट जो इसकी है ये अपने आप में ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट है और ये आपके कहलाती है थाइलेकॉइड। ये क्या कहलाती है? थाइलेकॉइड। ये एक छोटी सी है और ये सभी ग्रेनम भी आपस में ये भी इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये यहाँ पे ये ऐसे बीच बीच में इंटरकनेक्टेड होती है। ये थाइलेकॉइड है। इस थाइलेकॉइड के अंदर वो केमिकल मौजूद हैं जो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
इसके अंदर, थाइलेकॉइड के अंदर, उन केमिकल्स को हम सिंपल बोल देते हैं पिगमेंट। सिंपली हम क्या बोल देते हैं? पिगमेंट। पिगमेंट आर द केमिकल विच हैव द पावर टू एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी। ठीक है, ये पिगमेंट अगर जब हम डिटेल में जाएंगे तो कुछ हरे रंग के हैं, कुछ डिफरेंट कलर के हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो खास तौर पे जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमको केमिकल चाहिए उसका नाम होता है क्लोरोफिल। हम क्लोरोफिल की बात करेंगे। वो कहाँ होगा? इस ग्रेना की थाइलेकॉइड के अंदर होगा। ये पार्ट जो है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इन सब के अंदर वो पिगमेंट्स भरे रहते हैं। हम हर पिगमेंट्स की भी बात करेंगे। ठीक है, दूसरे और होते हैं, उन्हें बोलते हैं कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो प्लास्टिड के अंदर होते हैं, और इस प्लास्टिड में इन ग्रेना के बाहर जो ये सराउंडिंग एक ल्यूमेन जैसा पार्ट है, इसमें कुछ केमिकल भरे रहते हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो बहुत डिफरेंट केमिकल प्रोसेस को कंडक्ट कराते रहते हैं। इस लिक्विड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। एक्चुअली स्ट्रोमा के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो फूड बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो हमको इतना याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड है। प्लास्टिड में दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, एक है ग्रेना और दूसरा है स्ट्रोमा। ग्रेना में लाइट एब्जॉर्प्शन से संबंधित केमिकल प्रोसेस होंगी और स्ट्रोमा में फूड बनाने से संबंधित एंजाइमेटिक प्रोसेस आएंगी जो एंजाइम्स के द्वारा करवाई जाती है, तब जाकर स्ट्रोमा में ग्लूकोज बन पाएगा। तो ये मैंने एक आपको आइडिया बताया कि हर सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। केवल ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, वहां जो सेल होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो ही फोटोसिंथेसिस करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर हमको कैसे पता चला कि सनलाइट की एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, सनलाइट वाकई में फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या नहीं है, क्या वाकई में जैसा आप बता रहे ऐसा ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमको ये मालूम कैसे चला? थोड़ा एक हिस्ट्री देखने से हमको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का इतिहास क्या है। हमको कैसे मालूम चला कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमको कैसे मालूम चला कि इसके लिए पानी की आवश्यकता है, हमको कैसे मालूम चला? धीरे धीरे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए होंगे जिन्होंने प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस को CO2 चाहिए, किसी ने प्रूव किया होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, किसी ने प्रूव किया होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, किसी ने प्रूव किया होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। तो ये आखिर हमको कैसे कैसे पता चला कि प्लांट हमारे लिए खाना बनाते हैं और क्या क्या चीज चाहिए खाना बनाने के लिए। तो इसके लिए कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट डिस्कस हम लोग करेंगे जो हुए थे अपना उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा काम ये माना जाता है जब इनकी खोज हो रही थी, इनको जानने की कोशिश हो रही थी। सबसे पहले हम बात करेंगे जोसेफ प्रिस्टले के बारे में। देखिए, कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो आगे कंपटीशन में आपको ये काम आते हैं, इसलिए थोड़ा सा नाम इनका दिमाग में डाल ले तो कोई बुराई नहीं है। जोसेफ प्रिस्टले की बात करेंगे, इनका लगभग 1770 के आसपास वर्क हुआ था, बहुत पुराने समय की बातें हैं ये। जोसेफ प्रिस्टले ने एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा कांच का बर्तन लिया जिसको आप बेल जार कह सकते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लिया और इस बर्तन के ये थोड़ा एयर टाइट बन जाता है जब इसको उल्टा रखते हैं। तो इसमें एक कैंडल जलाई उन्होंने। तो कैंडल कुछ देर के लिए तो जलती है और थोड़ी देर बाद वो फड़फड़ा के बंद हो जाती है। ये इस बर्तन के अंदर जैसे ही कैंडल जलती हुई कैंडल को हम ढक देते हैं
तो कुछ देर तक तो जलती है, थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद वो बुझ जाती है। ऐसे ही उन्होंने एक और बर्तन के अंदर क्या रखा, एक चूहा रख दिया बंद करके। हाँ, ये मान लीजिए चूहा रख दिया इसके अंदर बंद करके। तो ये चूहा थोड़ी देर तो इधर उधर भागा इसमें और फिर बेहोश हो गया। तुरंत हमने बर्तन उठाया, तब जाके उसकी जान बच पाई। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ हवा है, एयर है इसके अंदर। एयर के अंदर ये कुछ इस्तेमाल करता है, ये जलती हुई कैंडल इस हवा में से कुछ चीज लेती है जो कुछ देर के बाद खत्म हो जाती है, और उसके बाद ये जो मोमबत्ती है, कैंडल है, वो आपकी बुझ जाती है। कुल मिला के हवा में कुछ यूजफुल कोई कंटेंट था जिसको इस्तेमाल कर लिया। हम ये कह सकते हैं कि एयर में कुछ खत्म कर दिया इस जलती हुई कैंडल ने। ठीक ऐसे ही इस चूहे को जब इसमें रखा तो कुछ देर तक तो ये बढ़िया रहा, और उसके बाद ये बेहोश होने लगा, क्योंकि इसने हवा में से कोई चीज इस्तेमाल कर ली, और हवा में वो चीज जब खत्म हो गई तो ये बेहोश होना शुरू हो गया। ऐसा करके एक एक्सपेरिमेंट किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर मैं इस चूहे को या कैंडल वाले बर्तन में या इन दोनों को एक ही मान लीजिए इस बेल जार के अंदर बंद करता हूं, और यहाँ पर एक प्लांट भी लगा देता हूं, एक प्लांट लगा दिया इसके अंदर, तो फिर ये कैंडल भी जलती रहती है, चूहा भी बेहोश नहीं होता है, और प्लांट भी बढ़िया से आराम से रहता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उनको एक पता चला कि अगर मैं प्लांट को इस बर्तन के अंदर नहीं रखता हूं तब तो ये बुझ जाती है और ये बेहोश हो जाता है, और अगर मैं प्लांट को इसके अंदर रखता हूं तो ये जलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो एक कंक्लूजन निकला जोसेफ प्रिस्टले को ये सब करने से कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो जलती हुई कैंडल या वो चूहा इस हवा में किसी चीज को डैमेज करते हैं, किसी चीज को डैमेज कर रहे हैं। जब वो डैमेज हो जाता है, कोई चीज इसमें खत्म हो जाती है, तो फिर ये कैंडल बंद हो जाती है। लेकिन ये जो प्लांट है ये इसमें कुछ रीस्टोर करते हैं, तभी ये कैंडल दोबारा से ये जलती ही रहती है, ये बंद नहीं होती। तो इतना पता चला कि प्लांट एयर को रीस्टोर करते हैं, प्लांट एयर को रीस्टोर करते हैं, और जलती हुई कैंडल और ये जो चूहा है ये प्लांट की ये इस बर्तन की एयर को डैमेज करते हैं। हाँ, तो ये दोनों चीज केवल बस इतना सा एक्सपेरिमेंट हुआ। हालांकि बाद में हम ये प्रिस्टले को ऑक्सीजन गैस, चूंकि ये नाम नहीं बताए थे, लेकिन बाद में हम ऑक्सीजन के लिए जोसेफ प्रिस्टले को भी याद करते हैं। ऑक्सीजन की खोज एक्चुअली प्रिस्टले ने की थी, ऐसा क्रेडिट हम देते हैं। लेकिन यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में केवल इतना बताया कि समथिंग डैमेज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड दैट डैमेज पार्ट कैन बी रीस्टोर बाय द ग्रीन प्लांट इन द एयर। ये एक्सपेरिमेंट हमको पता चला। क्या खत्म हो रहा था, क्या प्लांट ने निकाला, ये जोसेफ प्रिस्टले साहब को नहीं मालूम था, 1770 की बात थी। ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जॉन इंजनहाउस। हाँ, उनका भी नाम थोड़ा याद कर लीजिए, जॉन इंजनहाउस, जॉन इंजन हाउस। हाँ, इनका भी एक्सपेरिमेंट लगभग इन्हीं के बाद हुआ था। इनके बाद उन्होंने देखा कि प्लांट जो ये एयर को रीस्टोर करते हैं, ये केवल तब करते हैं जब इस पूरे सेटअप को हम सनलाइट में रखते हैं। अगर इसी पूरे सेटअप को हम अंधेरे कमरे में रखते हैं तो ये कैंडल बुझ जाती है और ये प्लांट इस हवा को रीस्टोर नहीं कर पाते हैं। कितना बढ़िया सा उन्होंने बता दिया। उन्होंने बताया कि प्लांट के अंदर एयर को रीस्टोर करने की पावर केवल सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। अगर इस पूरे सेटअप को हम अंधेरे कमरे में रख दें तो ये मोमबत्ती आपकी बुझ जाती है। फिर कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए जॉन इंजनहाउस ने, और उन्होंने बताया, जॉन इंजनहाउस ने एक एक्सपेरिमेंट और किया था कि उन्होंने कुछ एक्वेटिक प्लांट लिए। एक्वेटिक प्लांट जो पानी में उगते हैं, मान लीजिए एक इस तरह का एक बर्तन था, उसमें पानी भर दिया
पानी में कुछ एक्वेटिक प्लांट्स मौजूद थे। इस तरह से मान लीजिए कोई प्लांट है, पानी में ही उगता है। तो उन्होंने देखा कि जब मैं इस एक्वेटिक प्लांट को सनलाइट में रखता हूँ तो इसकी पत्तियों के किनारे से कुछ छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं। यहाँ से बीच बीच में से कुछ बबल्स निकलते हैं। और जब इसी प्लांट को मैं अंधेरे कमरे में रखता हूँ तो इसकी पत्तियों से वो बबल्स नहीं निकलते। इसका मतलब प्लांट जब सनलाइट में होता है तो कुछ ना कुछ एयर को रीस्टोर करता है, कुछ ना कुछ एयर निकालता है, तभी तो ये बबल्स आते हैं। और बाद में इन बबल्स के अंदर उन्होंने बताया कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। तो इतना पता चला जॉन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट से कि प्लांट जब एयर को रीस्टोर करते हैं, जब प्लांट एयर को रीस्टोर करते हैं तो एक्चुअल में ये ऑक्सीजन गैस ही रिलीज करते हैं। मतलब जब प्लांट अपने लिए कुछ काम करता है सनलाइट में तो एयर में वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये जॉन इंजनहाउस ने हमको बताया। ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट है, केवल मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन के लिए दे रहा हूं ताकि आपको फोटोसिंथेसिस में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। चलिए अब एक तीसरे साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइंटिस्ट का नाम है जूलियस वॉन शेशे। जूलियस वॉन शेशे, कुछ भी नाम थोड़ा इनका बोल सकते हैं, जूलियस वॉन शेशे बोलते हैं। 1854 में इन्होंने भी कुछ करके बताया। काफी समय निकल चुका है। कहाँ पे हम 1770 बात कर रहे थे, अभी 1854 आ गया, लगभग 80-90 साल हो गया। तो जूलियस वॉन शेशे ने हमको कुछ एविडेंस कलेक्ट करके बताए और उन्होंने बताया कि प्लांट जब ग्रो करता है, प्लांट जब बड़ा होता है तो एक्चुअली उसके अंदर ग्लूकोज बनता है और इस ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च के रूप में इकट्ठा करता है। बहुत सारे एविडेंस उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हमको बताए थे। केवल हमको इतना अभी समझना है कि जूलियस वॉन शेशे ने ये बताया कि प्लांट जब ग्रो करते हैं, जब एयर को रीस्टोर जब करते हैं, या तो वो जो फूड बनाते हैं, अभी हम अगर इसको बात करें कि प्लांट जो फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और ग्लूकोज को ही फिर प्लांट स्टार्च में स्टोर करते हैं। बस हमको इतना समझना है कि प्लांट जब फूड बनाते हैं, जो भी है, जिस चीज से भी बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं फाइनली ग्लूकोज के रूप में ही हमारे सामने आता है और ग्लूकोज को फिर स्टार्च में इकट्ठा करते हैं। तो ये एंड प्रोडक्ट को लगभग उन्होंने डिस्कवर करके बताया कि आखिर प्लांट क्या चीज बनाते हैं। इसके एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हैं, कई तरह के हैं, हमको यहाँ पे अभी जानने की जरूरत नहीं है। केवल इतना हमको जानना है कि जूलियस वॉन शेशे ने प्रूव कर दिया था कि प्लांट स्टार्च के रूप में फूड स्टोर करते हैं, हालांकि बनाते ग्लूकोज के रूप में है। बस इतना हमको जानना था। ठीक है, अब एक और बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है। अब हम एक और थोड़ा डीप में जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट थे T.W. इंजलमैन। ध्यान देना, ये दो साइंटिस्ट के नाम लगभग एक जैसे थे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है आपका, T.W. इंजलमैन। इससे पहले कौन आया था? इंजनहाउस आया था। ध्यान देना, इससे पहले जॉन इंजनहाउस आया था। ये इंजनहाउस नहीं है, ये इंजलमैन है, T.W. इंजलमैन। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्चुअली इन्होंने देखा एक एक्वेटिक प्लांट था, क्लेडोफोरा, एक ग्रीन एल्गी था। ये मान लीजिए ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और ग्रीन एल्गी है ये क्लेडोफोरा। मान लीजिए ये छोटी छोटी एल्गी है, मैं तो एक पूरा बना दिया उसको। ये आपका है क्लेडोफोरा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जॉन इंजलमैन ने किस एक्वेटिक प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक प्रिज्म रखा, एक प्रिज्म रखा और इस प्रिज्म से यहाँ से सनलाइट दिया इस पौधे को और ये स्प्लिट होके अलग अलग कलर की विबग्योर यहाँ पे निकल के आई। विबग्योर करके ये मान लीजिए रेडिएशन स्प्लिट हुई। अब वो ये देखना चाह रहे कि प्लांट के ऊपर जो 7 कलर की सनलाइट आती है, इसमें ऑक्सीजन किस कलर की वेवलेंथ बनाती है। तो ये अलग अलग कलर की लाइट इसके ऊपर जा रही है।
हाँ, अलग अलग कलर में स्प्लिट कर दिया। स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे रेड और ब्लू कलर जहां गिर रहा था, रेड और ब्लू, वहां पर ये एयर बबल्स ज्यादा बन रहे थे। रेड और ब्लू में एयर बबल्स बहुत ज्यादा बन रहे थे एक्चुअल में, और बाकी जगह तो बहुत नहीं के बराबर थे तो सही, लेकिन बहुत नहीं के बराबर, बहुत कम बन रहे थे। तो इसका मतलब रेड कलर की लाइट और जो ब्लू कलर की लाइट है, ये ही उस ऑक्सीजन रीस्टोर करने वाले फंक्शन को करवा रही है। एक्चुअली यहीं पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो ब्लू और रेड कलर की, रेड वेवलेंथ की लाइट, ये ज्यादा यूजफुल होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो जो 7 कलर की सनलाइट गिरती है उसमें से केवल वो ब्लू और रेड का इस्तेमाल करता है, और वहीं पर ऑक्सीजन निकलती है। बाकी जगह पे बहुत कम ये लाइट एब्जॉर्ब होती है। तो प्लांट सभी वेवलेंथ को यूज नहीं करता है जब फोटोसिंथेसिस करता है, उसका केवल कुछ स्पेक्ट्रम ही यूज होता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की सनलाइट ही प्लांट यूज कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस में। ऐसा हमको TW इंजलमैन ने बताया था। ठीक है। तो एक्चुअली द ऑक्सीजन इवॉल्व साइट आर लोकेटेड ऑन द ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। तो ये हमको इंजलमैन ने बताया था, ये आप बिल्कुल याद करके रखिए। ब्लू और रेड में प्लांट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये बिल्कुल आप याद रख लेना है। अगर कंपैरेटिव बात करें तो ब्लू में सबसे ज्यादा सनलाइट फोटोसिंथेसिस होता है। हालांकि रेड लगभग उसी के इक्वल होता है, लेकिन ब्लू सबसे ज्यादा तो तब होगा जब ब्लू और रेड दोनों को मिक्स करके दिया जाए, तो हाईएस्ट स्पीड से फोटोसिंथेसिस होगा। अगर किसी प्लांट की पत्ती के ऊपर हम ब्लू और रेड दोनों लाइट को मिक्स करके अगर डालें, तो सबसे फास्ट स्पीड से फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसा आज हमको मालूम चला है। तो लेकिन इंजलमैन ने कहीं ना कहीं उस अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का इंपॉर्टेंस स्टडी किया था कि किस वेवलेंथ को प्लांट ज्यादा यूज करते हैं। क्लेडोफोरा एल्गी के ऊपर रिसर्च किया था और प्रिज्म से बस अलग अलग लाइट डाली क्लेडोफोरा में। वो क्लेडोफोरा ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे थे जो ब्लू और रेड लाइट जिनके ऊपर गिर रही थी। सो दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ TW इंजलमैन। मुझे लग रहा है आपको याद रहेगा। अब देखिए, मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं जो आपकी बुक में नहीं दिया गया है। हमने क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट देखा था, आपको याद होगा। एक पत्ती थी और ये प्लांट के ऊपर लगी थी। हमने प्लांट से ये पत्ती, एक्चुअली हम इसको अंधेरे कमरे में ले गए थे, इस पूरे प्लांट को, और पूरी प्लांट को डी स्टार्च कर दिया था। हमने क्या कर दिया था? डी स्टार्च किया था। और फिर इसके ऊपर एक काले रंग की पट्टी इसके ऊपर चिपका के लाए, ऊपर और नीचे, आपको याद होगा। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए अंधेरे कमरे से जब ये हमने काली पट्टी चिपका दी, फिर धूप में लाए, 4-5 घंटे इसको फोटोसिंथेसिस करने दिया, और पत्ती को तोड़कर हमने अल्कोहल में उबाला ताकि उसका क्लोरोफिल हट जाए, और उस पत्ती के ऊपर फिर हमने आयोडीन टेस्ट किया था। हाँ, आयोडीन टेस्ट किया था। तो जहां स्टार्च होगा वहां पे ब्लैक कलर हो जाएगा, जहां स्टार्च नहीं होगा वहां ब्लैक नहीं होगा। तो जिस जगह पर सनलाइट नहीं गिरी थी, जिस जगह पर सनलाइट नहीं गिरी वहां तो कोई कलर नहीं आया, और जहां सनलाइट गिरी थी वहां पे आयोडीन टेस्ट जब किया तो यहाँ पे एक्चुअली स्टार्च बन गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि जब ये फोटोसिंथेसिस होता है या ग्लूकोज बनाया जाता है या स्टार्च जब बनता है, तो इसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है। केवल वहीं पर ग्लूकोज बनेगा जहां सनलाइट गिरती है। तो ये काली पट्टी के कारण यहां सनलाइट तो गिरी नहीं, केवल यहीं पे गिरी, तो यहीं पर ये स्टार्च बना और यहीं पर आयोडीन टेस्ट दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लास 10th का है। इससे प्रूव होता है कि सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एक एक्सपेरिमेंट और था जिसने प्रूव किया कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट कैसा है। उसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, देखिए वो क्या होता है। थोड़ा हैंग हो रहा है, जस्ट अ मिनट।
हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। चलिए हम लोग सीधा शुरू करते हैं। हमने क्या किया, गमले में लगा एक पौधा लिया और उसकी एक आधी पत्ती को एक बोतल के अंदर बंद कर दिया कॉर्क से। हाँ, ये इस तरह से मान लीजिए वो एक गमला था, उसकी पत्ती को आधा यहाँ से पैक कर दिया और एकदम एयर टाइट ये बोतल थी, आधी पत्ती अंदर आधी पत्ती बाहर। और इसके अंदर हमने यहाँ पर KOH सॉल्यूशन भर दिया था, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको मैंने क्लास 10th में बताया था कि KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता। तो इस पूरी बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। यहाँ पर केवल और केवल देखिए, अब ये कांच की बोतल है तो सनलाइट तो गिर रही है इस पत्ती के ऊपर, यहाँ पर भी सनलाइट गिर रही है, लेकिन इसके अंदर जो हवा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और इस पत्ती को, इस गमले लगे पेड़ को फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमने छोड़ दिया और ये फोटोसिंथेसिस के बाद जैसे 4-5 घंटे इसने कर लिया होगा, डिस्चार्ज करने के बाद ये किया था हमने। फिर जब हमने इस लीफ को तोड़ के जब आयोडीन टेस्ट किया तो हमने देखा कि जो पार्ट पत्ती का इस KOH के आसपास था, इस बिना कार्बन डाइऑक्साइड वाले इन्वायरमेंट में था, वहां तो कोई स्टार्च ने नहीं बना, कोई आयोडीन टेस्ट नहीं आया। जबकि जो बाहर पत्ती थी यहाँ पर स्टार्च बन गया, यहाँ पर तो स्टार्च बन गया और इसके अंदर कोई भी आयोडीन टेस्ट नहीं आया। तो इस पत्ती से इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनता है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जो आपको दिमाग में होना चाहिए। इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझ में आया? कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ इसमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इस बोतल के अंदर जो एयर है उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई जाएगी, वो खत्म हो जाती है क्योंकि KOH ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरह से ये आपका एक्सपेरिमेंट था। कुछ और भी एक्सपेरिमेंट है। चलिए अब कुछ और एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करते हैं। अब हम लगभग 19th सेंचुरी में पहुंच गए थे और यहाँ पे हमको इतना पता चला कि प्लांट कहीं ना कहीं जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। इतना हमको लगभग 19th सेंचुरी तक आते आते पता चल गया था। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आ रहा है जिसने इसके अंदर और भी मॉडिफिकेशन किया, इंप्रूवमेंट किया। ये इक्वेशन हम पहले इसको सही मान रहे थे, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। एक नए साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट है। साइंटिस्ट का नाम है कॉर्नेलियस वॉन नील। आप बोल रहे होंगे सर कितने नाम याद कराओगे? भाई ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप इसको नील एक्सपेरिमेंट के नाम से भी याद करेंगे तो चलेगा, NIEL। ये नील नाम याद आपको रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर किए थे, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ये भी पूछा जाता है, सीधा सीधा ये पूछते कि फोटोसिंथेसिस के लिए पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया का इस्तेमाल किस व्यक्ति ने किया था? तो आंसर आएगा नील, कॉर्नेलियस वॉन नील। इन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। ये पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया एक्चुअली क्या करते हैं कि ये मान लीजिए इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ये यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये H2S का इस्तेमाल करते हैं। ये कीमोट्रॉप्स बैक्टीरिया हैं। उन्होंने देखा कीमोट्रॉप्स बैक्टीरिया में ऑक्सीजन भी नहीं निकलती जब फूड बनता है। जब फूड बनता है तो ऑक्सीजन नहीं निकलती बल्कि सल्फर निकलता है। तो उन्होंने देखा कि ये अगर सल्फर निकल रहा है तो इसका मतलब इस केमिकल ने ही कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन दिया था।
तभी तो ये सल्फर निकल के आया। इसका मतलब यहां पर ये जो वाटर है ये इसको हाइड्रोजन देगा और जो ऑक्सीजन निकलेगी वो पानी से ही निकलेगी। एक्चुअली वाटर यहां पे क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है। अगर इस हाइड्रोजन डोनर में पानी की जगह अगर H2S इस्तेमाल करे तो वहां सल्फर बनेगी। कुल मिला के वाटर का और H2S का लगभग सेम रोल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन देते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। एक हाइड्रोजन डोनर से केवल इसको हाइड्रोजन मिलेगा तो ये फूड बना देगा। तो जब हमको ये पता चल गया कि यहां वाटर तो केवल हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है और जो ऑक्सीजन निकल रही है वो वाटर से निकल रही है, ऑक्सीजन जो निकल रही है वो वाटर से निकल रही है, तो फिर इस इक्वेशन को जो फोटोसिंथेसिस की जो हम इक्वेशन मानते हैं इसको हमने थोड़ा और इंप्रूव किया और आज हम इसको अब लिखने लगे हैं 6CO2 प्लस 12H2O। हम लिखेंगे लाइट और C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब आपको यहां पर 12H2O इस्तेमाल किए और 6H2O दोबारा से बनते हुए दिखाई दे दिए। आप कह सकते हैं सर यहां पर इनको हटा देते और यहां पर केवल 6H2O लिखते तो क्या दिक्कत था, इक्वेशन तो वैसे भी बैलेंस में रहता। भाई 12H2O यहां पे है, 6 आपने यहां पे दोबारा से बना दिए, यहां से इसको बिल्कुल खत्म करो और यहां पर आप इसको 6 ही लिखो। ये इसी चीज के लिए तो यहाँ पे 12 करके बताया, ये बता रहा है कि पानी ही टूटा है और ये पानी जितना यूज होता है कुछ वापस बनता रहता है, लेकिन ये पानी ही टूटता है। 12 मॉलिक्यूल H2O के लिए हैं, इसी से ऑक्सीजन निकली है, ये इसमें 12H2O लिखने से प्रूव होता है। तो जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे आप 6CO2 प्लस 6H2O मत लिखिए, आप लिखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O और बाद में इधर 6H2O आप वापस निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन डोनर, तभी आप इसमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट हुए। ये कहानी तो बहुत जनरल थी, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि हमने आज कुछ नया सीखा है, लेकिन अब जब अगला टॉपिक शुरू होगा कि आखिर ये पूरी केमिकल प्रोसेस होती कैसे है, क्या होती है, कहां होती है और क्यों होती है, जब आप ये समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आपको इसमें इतना इंटरेस्ट आएगा फोटोसिंथेसिस में, जो आपको लगेगा अरे ये प्रोसेस तो हम जो सिंपल समझ रहे थे ऐसी नहीं थी बल्कि कुछ अलग थी। कल की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसमें हम सीधा सीधा बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस आखिर कैसे होती है, क्या स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के। आज तो केवल मैं यहाँ पे केवल हिस्ट्री की बात किया, कुछ साइंटिस्ट के नाम लिया, उसमें कुछ नया समझाने का कुछ था ही नहीं। लेकिन अभी जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, क्या स्टेप्स है, कैसे होता है, कौन करवाता है, किधर होता है, तो आपको बहुत सारी नई नई नॉलेज मालूम चलेगी। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकेंगे और कल की क्लास में हम पूरा फोटोसिंथेसिस, बुक ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे, अपने हिसाब से समझेंगे, फिर हमको बुक समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस और आगे